हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी हॉल। एक बार फिर से आप सभी के सामने मैं हाजिर हूँ। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने जो कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी के द्वारा जो बुक है उसका पहला पार्ट गिल्लू, उसका सार तथा उसके प्रश्न उत्तर उनकी वीडियो बनाकर मैंने अपने चैनल पर अपडेट की थी। तो आज मैं आपको संचयन का जो दूसरा पार्ट है स्मृति, श्री राम शर्मा के द्वारा लिखा गया है, उसके बारे में प्रस्तुत रूप से जानकारी प्रदान करूंगी। तो आइए चलते हैं हमारे दूसरे पार्ट स्मृति की ओर। ये जो स्मृति हमारा पाठ है इसको श्री राम शर्मा ने लिखा गया है, इसके जो लेखक हैं। और पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ, आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। अक्सर हम हमारे बचपन की कुछ ऐसी यादें, ऐसी बातें होती हैं जो जिन्हें हम याद करते हैं और हमेशा उन्हें याद करके हम कोई ना कोई किसी ना किसी को उदाहरण देते हैं। तो आज का जो हमारा पाठ है कुछ इसी प्रकार है। यहाँ पर जो हमारे लेखक श्री राम शर्मा हैं, उन्होंने अपने बचपन की स्मृति का मतलब होता है यादें, ठीक है। वो अच्छी यादें भी हो सकती हैं, वो बुरी यादें भी हो सकती हैं, कोई इंसिडेंट और दुर्घटना भी हो सकता है, ठीक है। जो हमारे लेखक हैं उन्होंने अपने बचपन की यादों के बारे में बताते हुए इस कहानी को लिखा है। और इस कहानी में वो बताएंगे कि किस प्रकार से वो अपने बचपन में होने वाली एक ऐसी घटना जिसे वो कभी नहीं भूल पाए, तो उन्होंने अपनी उस घटना के बारे में वर्णन करते हुए इस पाठ का चित्रण किया है। इस पाठ के द्वारा लेखक ने अपने बचपन में कभी ना भूलने वाली उस घटना का वर्णन किया है जो उन्होंने बचपन में एक सांप से लड़कर चींटियों का बचाव किया था, और उसी का चित्रण उन्होंने इस पाठ में किया है। सन 1908 की बात है। दिसंबर का आखिरी या फिर जनवरी का प्रारंभ होगा। चिला जाना जाड़ा पड़ रहा था। जाड़ा होता है ठंड और बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये उस समय की बात है जब जनवरी महीने की शुरुआत हो रही थी और दिसंबर का एंड हो रहा था, आखिर मतलब एंड हो रहा था, ठीक है। और जाड़ा होता है बहुत ज़्यादा कड़ी सर्दी पड़ना। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी। पूर्व मतलब पहले, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी और ठंड थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि कुछ दिन पहले वहां पर बारिश हुई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो शाम को जब सायंकाल हुई, 3:30 या 4 बजे का समय था, उस टाइम पर वो झड़बेरी से बेर तोड़कर खा रहे थे और गांव के आदमी ने उन्हें जोर से बुलाया और क्या कहा कि तुम्हारे भैया तुम्हें बुला रहे हैं, शीघ्र ही मतलब जल्दी ही आप अपने घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा, साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। तो उन्हें डर लगता था कि मेरे भाई मुझे मारे ना, इसलिए वो जैसे ही भाई ने उन्हें घर पे बुलाया वो घर की ओर चल पड़ते हैं। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका होती है डाउट एक प्रकार का, ठीक है, और डर जिसको कहते हैं, थी कि बेर खाने के अपराध में तो उन्हें पेशी ना हो। कि उन्हें डर था लेखक को कि आज मैं बेर खाते टाइम मुझे इतना समय हो गया है कि कहीं भैया मुझे डांटे नहीं, कहीं मुझे मार ना पड़े। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाओ और मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ। पत्र होते हैं जो लेटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो भाई साहब ने उन्हें क्या काम दिया था कि उन पत्रों को ले जाकर आप मक्खनपुर के जो डाक खाना है, डाक घर है, उसके अंदर इसको डालाओ। तेजी से जाना, जल्दी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाएं। अक्सर क्या होता है जब शाम को पर डे की जो भी डाक होती है वो शाम को जो डाकिया होता है वो लेकर चला जाता है।
तो इसलिए भाई साहब ने उन्हें ये काम दिया था कि जल्दी से जाओ और जो डाक है वो वहाँ पर डाल कर आओ। ये बड़ी ज़रूरी है, ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा आवश्यक और इम्पोर्टेंट जिसको हम कहते हैं। तो वो जो डाक थी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है। तो भाई साहब ने लेखक को ये काम दिया और लेखक ने फटाफट उस डाक को ले लिया, ठीक है। जाड़े के दिन थे, 30 पर हवा के प्रकोप में कप 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 मतलब कपकपी लग रही थी, ठंड के मारे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुर रही थी। मज्जा होता है हड्डी के भीतर या मुलायम पदार्थ, ठीक है। बिल्कुल इतनी ज्यादा ठंड थी कि हमें उनकी जो हड्डियां थी ना, ऐसे लग रहा था कि हमारे अंदर भी ठंड बैठ चुकी है। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा और माँ ने बुझाने के लिए थोड़े से चने एक धोती में बांध दिए थे। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे में जितना मोह था उतना उस अमर के राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मतलब वो लोग उस डाक को देने के लिए घर से निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और ठंड की वजह से उन्होंने अपने कानों के ऊपर धोती बांधी हुई थी, ठीक है। और उन्होंने हाथ में एक अपना अपना डंडा लिया था और वो निकल चले थे वहां से, मतलब घर से निकल चुके थे डाक को डालने के लिए। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उसे आम झुरे जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। तो उन्होंने वो डंडा क्यों लिया था? क्योंकि जब वो वहां से स्कूल से गांव के बीच में जाते थे, वहां पे गांव के अंदर एक आम का पेड़ था जिसपे बहुत ज्यादा आम लगते थे और उन्होंने उस आम को तोड़ने के लिए हाथ में डंडा लिया था, ठीक है। इस कारण वो मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वंदन होता है प्रसन्न चेहरा, जो बहुत ज्यादा खुशी होने पर होता है। हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेब नहीं थी। तो जो लेटर्स थे उन्होंने कहाँ पे रखा? टोपी के अंदर डाल लिया, क्योंकि उसके पॉकेट के अंदर, मतलब उसके पास कमीज के अंदर कोई भी पॉकेट नहीं थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव के 4 फलांग दूर उस कुएं पर आ पहुंचे और एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा। उसमें पानी नहीं था। उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो सकता है। हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। हमें लग रहा था कि वो शायद 2 महीने से इस कुएं के अंदर है। बच्चे नटखट होते हैं, तो उस प्रकार जब लेखक जो अपनी बचपन की कहानी बता रहा है तो उन्होंने बताया है कि बच्चे जो होते हैं वो बचपन में कितने नटखट और शरारती होते हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले हमारी टोली पूरी वानर टोली होती थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे और हमको कुएं में उचकना होता है, उचकना या फिर पंजे के बल उछलकर झांकना। अक्सर हम झांक कर देखते हैं ना कुएं के अंदर, उसको बोलते हैं उचकने। तो सब लोगों ने सोचा क्यों ना हम इसके अंदर झांक कर देखें। उसमें से सबसे पहले उचकने वाला मैं ही था। सबसे पहले मैंने इस कुएं में झांक कर देखा। कुएं में झांककर एक ठेला फेंका और उसकी आवाज कैसी होती है, मतलब उन्होंने कुछ डाल कर देखा उसके अंदर कि कैसा साउंड आएगा। उसके सुनने के बाद अपनी बोली सी प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, पर कुएं में जो ही ठेला गिरा तो ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस पर फुसकाकर ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले होता क्रीड़ा, मतलब किसी चीज का क्रीड़ा जो बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं कि एकदम से ये क्या हो गया। सब लोग हैरान हो गए, ठीक है। और मृग समूह अति समीप के कुत्ते भी भौंक से चकित हो गए थे। वहां पर जो भी कुत्ते थे वो भी सब भौंकने लगे थे। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक ठेला फेंका और कुएं में आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार को कहकने लगाए। मतलब सब लोग आवाजें लगाने लगे और उसके अंदर पत्थर थे वो डालने लगे। एक एक करके सबने उसके अंदर पत्थर डाले। गांव से मक्खनपुर जाते समय और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में ठेले डाले जाते थे। वो हर रोज यही काम करते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोली को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ में ठेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकाकर करवा लेना और उसमें बड़ा काम समझता था। ऐसे लगता था कि सांप, वो जैसे ही सांप के ऊपर पत्थर फेंकते थे उसके अंदर ऐसे साउंड आता था, ठीक है। तो उन सब लोगों को वो रोज डेली रूटीन हो गई थी कि वो आते जाते टाइम उसमें कुएं में पत्थर डालते थे और उसको छेड़ते थे।
कुएं में ठेला फेंककर फुसकाने सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मतलब वो बार बार वही चीज करते थे, ठीक है। वो बोलते ना, मन की एक इच्छा होती है कि हमें आज ऐसा करना है, तो वो सब वही करते थे। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे ही हो लिया जैसे बड़े। ये देखो वो लोग किस प्रकार से पिक्चर में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि स्टोन लेकर वो कुएं के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है, तो मतलब भाई उसके पीछे पीछे था, आगे आगे लेखक था और पीछे पीछे उसका छोटा भाई। कुएं के किनारे मृग मृग शावक किसको बोलते हैं? जैसे कि हिरन का बच्चा, ठीक है। एक हिरन का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे हो जाता है, वैसे ही छोटा भाई अपने बड़े भाई के पीछे पीछे लगा हुआ था। कुएं के किनारे एक ठेला उठाया और उछलकर एक हाथ में टोपी उतारते हुए सांप का ठेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकाकर मारी या नहीं, ठेला उसे लगा या नहीं, यह बात तो तब तक स्मरण नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में जा गिरी। मतलब जो लेखक को जो लेटर्स थे, जो उसके बड़े भाई ने उसको पोस्ट करने के लिए, गांव में डालने के लिए दिए थे, और जो लेखक था वो छोटा था उस टाइम पे। लेखक अपने बचपन के बारे में ये कहानी लिख रहा है और बता रहा है कि उसने बचपन में किस प्रकार से क्या क्या किया। तो वो इतना छोटा था कि वो रोज सांप के साथ में कुएं में मतलब पत्थर फेंकता था और वो मस्ती करता था। और उस दिन क्या होता है कि जैसे उसने स्टोन फेंके, उसके हाथ से जो लेटर थे टोपी के साथ में वो पानी में गिर गए। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है, वह तड़पता रहता, उसी की भांति वो चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। उसके गिरते ही मैंने उसको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे ही जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देखकर उस पर हमला करता है। पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट से मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। मतलब उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब उसने पकड़ने के लिए हाथ फैलाया वो ऑलरेडी कुएं के अंदर जा चुकी थी। तो ऐसे तो जो लेखक थे वो भी उसके अंदर गिर सकते थे, वो खुद उनके पानी के अंदर जा सकते थे। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई डॉडे। मतलब बेचैनी से वहां पर वो लोग बैठकर रोने लगे, जोर जोर से रोना। डाडे होता है बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर। तो दोनों भाई वहां पर बैठ के रोने लगे मारकर, और मैं चुपचाप आंखें डबडबा कर। जो उनका छोटा भाई था वो रो रहा था, और जो बड़ा भाई जो लेखक थे वो उसकी तरफ देख रहा था ऐसे, मतलब अब क्या करें। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा पीटने से भय और उद्वेग से रोने का उफान आता है। पलकों में ढकने भीतरी भाव को रोकने का प्रयत्न करते हैं, पर कपोलों पर आंसू ढुलक हो ही जाते हैं। माँ की गोद याद आ जाती है, जी चाहता है कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार से कह दे कि कोई बात नहीं बेटा, चिट्ठियां फिर लिखी दी जाएंगी। तबीयत करती है कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए। तो वहां पे बैठे बैठे लेकर के मन में काफी सुझाव आ रहे थे कि काश हमारी माँ हमारे पास होती, वो हमें बोलती कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, ठीक है। या फिर ऐसा कुछ किया जाए कि कुएं में पानी के अंदर मिट्टी डाल दें और वो पानी पूरा सूख जाए और हम चिट्ठियों को उठा लें। तो इस प्रकार के अलग अलग विचार थे वो लेखक के दिमाग में आ रहे थे। घर लौटकर सच बोलने पर रूई की तरह धुनाई होगी। उन्हें पता था कि अगर घर जाके हमने सच बोला तो उनको मार पड़ेगी। मार के ख्याल से शरीर ना जाने मन ही मन कांप उठता था। सच बोलकर पिटने में भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों को न पहुंचाने की जिम्मेदारी के बोझ में दबा सा मैं बैठा सिसक रहा था। उसे लगा कि अगर मैंने सच बोला तो मुझे मार पड़ेगी और मैंने झूठ बोला तो भी मतलब गलत है। तो वो ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से उसको मार पड़े, और वो सिर्फ सोच विचार कर 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 ही उसके बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए थे। देर हो रही थी। उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, मतलब दिन था वो गुजरता जा रहा था। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, कहीं पिटने का भय, कहीं जिम्मेदारी और दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। तो उन्हें बार बार ख्याल आ रहा था कि अब क्या किया जाए, दिन है वो खत्म होने वाला है और ऐसी गलती हो गई है। अब अगर सच बोलेंगे घर जाकर तो हमें मार पड़ेगी, झूठ बोलेंगे तो क्या होगा, और यही विचार उनके दिमाग में बार बार आ रहे थे।
दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। अगर हम कुछ काम करने को ठान लेते हैं, किसी काम को करने का डिसीजन लेते हैं, तो कोई ना कोई सोल्यूशन हमें जरूर मिल जाता है। मेरी दुविधा भी कुछ दूर हो गई। तो जो लेखक थे उनकी जो परेशानी थी वो भी दूर हो गई। उन्होंने ऐसा क्या किया, कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि मैं कुएं में जाकर जो लेटर्स गिरे हैं, जो चिट्ठियां गिरी हैं, उनको बाहर निकालूंगा। कितना भयंकर निर्णय था उनका, सबसे बड़ा और भयंकर मतलब डरावना और डिसीजन था, ठीक है। पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या मूर्खता या बुद्धिमता, मतलब कुएं के अंदर सांप है, उनको पता है, फिर भी वो चिट्ठियों को लेने के लिए मतलब कुएं के अंदर जाना चाहते हैं। इस बात को हम उनकी बुद्धिमता समझे या फिर उनका पागलपन, उनको मूर्ख समझे। कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले या फिर वह जानबूझकर तो फिर अकेला संसार के भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल, उसे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने में ही विषधर से भिड़कने को तैयार हो गया। लेखक ने डिसाइड किया कि अब तो मुझे चिट्ठियों को लेकर आना है, चाहे मुझे कुछ भी हो, ये भी मेरे लिए एक जहर रूपी ही काम है। पासा फेंक दिया था। मौत को आलिंगन और अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी। पर उन्हें विश्वास था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा और फिर चिट्ठियों को उठा लूंगा। तो लेखक ने डिसाइड किया कि पहले वो डंडे से सांप को मारेगा, उसके बाद में कुएं में पड़ी हुई चिट्ठियों को उठा लेगा। छोटा भाई रोता था और रोने का तात्पर्य मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही थी। यद्यपि वह सपनों में अपने शब्दों में वो कहता है कि वास्तव में मौत सजीव और नगन रूप में कुएं में बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि मौत मेरे सामने है और वह उसे देख रहा है, नंगी आंखों से वो उसे देख रहा है। छोटा भाई भी बैठा बैठा सब देख रहा था। एक धोती मेरी और एक छोटे भाई की, एक चने वाली 2 कानों से बंधी हुई धोतियां, 5 धोतियों को कुएं में रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। हम लोगों ने धोतियों से एक दूसरी धोती को आपस में बांधा, खूब खींच कर आजमा लिया और गांठें थी। ऐसे लगा कि जो गांठ हमने एक दूसरे को टाई करने के लिए बांधी वो खुल ना जाए। बिल्कुल उन्होंने काफी सारी जो 5 धोतियां थी उनको एक दूसरे से आपस में बांधकर कुएं के अंदर डाल दिया। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे पर डेंग, वह लकड़ी जिस पर चरस फूट रहा था, चारों ओर एक चक्कर देकर एक गांठ लगाकर छोटा भाई को दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती का डेंग से कड़ी करके बांध दिया गया और तब खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने मन में आश्वासन दिलाया, आश्वासन होता है किसी को विश्वास या भरोसा दिलाना, कि कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा। और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते ही उसी समय मुझे सांप का तनिक भी भय नहीं था। उसे मारना तो मेरा बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल में जब 4-5 गज रह गया था तो ध्यान से वो नीचे देखा, अकल चकरा गई। मतलब जब वो नीचे जाने लगा और थोड़ा सा दूर था 4-5 गज के डिस्टेंस पे, जो लेखक था उसका दिमाग है वो घूमने लगा। सांप फन फैलाए धरातल के एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था, आधा अगर भाग ऊपर उठा हुआ था। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि नीचे डंडा बंधा था। मैंने उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था उसी के कारण शायद मुझे उतरते देखकर सांप घातक चोट के आसन में बैठा है। घातक होता है मतलब घात लगाए, जैसे कि किसी का इंतजार करना। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है, सांप क्रोधित होकर फन फैलाकर खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार वो फुफार मारता है। तो वो आज जो सांप था उसी हालत में वहां पर बैठा था। उसका प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग कर बंदी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल पर परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। इसके माने थे कि सांप के 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना और इतनी दूरी पर सांप पर पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे
कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। वह भी उसी दशा के समीप सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, पर उतरना तो उसे कुएं के बीच में ही था, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता, उतरना तो उसे कुएं में पड़ेगा ही। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक वह अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। मतलब उसने ऐसे डिसाइड नहीं किया था कि मुझे यहाँ पे पीठ दिखाकर भागना होगा। ऐसे लगता था कि कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं उतर नहीं सकता। धीरे धीरे उतरने लगा। एक एक इंच जो मैं नीचे उतरता जाता था तो मेरी एकाग्रचित्ता बढ़ती जा रही थी। मुझे एक ऐसी सूझी, दोनों हाथों में धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूं करके उसे मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए थे और मेरी टांगें भी कमर के समकोण बनाती हुई लटकी रही, पर इससे सांप दूरी पर और कुछ कुएं की परिधि में उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने, तनिक होता है थोड़ा सा, उसने थोड़ा सा वहां पर झूलकर अपने पैर कुएं के बगल में सटाए और कुएं के धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई, शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं, ठीक है। चक्षुश्रवा किसको कहते हैं? आंखों से सुनने वाला, जो चक्षु होता है आंखें, ठीक है, जो आंखों से सुनने वाला। ऐसे लग रहा था कि वो मुझे देखकर सब कुछ सुन पा रहा है। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति ने अपने शक्ति आंखों को दे दी है। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी, वह कब किस ओर आक्रमण करता। सांप ने मोहनी सी डाल रखी थी, शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। जिस पर वह विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी, वह तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। जो उसका प्लान था कि मैं कुएं में जाकर सांप को मार दूंगा और वहां से चिट्ठियां हैं उनको उठाकर ले जाऊंगा, लेकिन अब जब लेखक कुएं के अंदर घुस चुके थे और सांप को उन्होंने इस हालत में देखा, फन फैलाए हुए कि बहुत ज्यादा क्रोधित है, वो शायद मुझे मेरे ऊपर हमला करने के इंतजार में है, तो लेखक को लगा कि शायद मैंने जो डिसाइड किया था, जो मैंने प्लान किया था, वो मुझे सही नहीं लगा। डंडा चलाने के लिए स्थान ही नहीं था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिससे वो घुमाया जा सके, सांप को डंडे से दबाया जा सके, पर ऐसा करना तो मानो तोप के मुहर पे खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई भी संभावना नहीं होती तो उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। अगर वो सांप के फन को नहीं दबाता तो वहां पर जो चिट्ठियां पड़ी थी वो उसको नहीं उठा सकता था। 2 चिट्ठियां को पास में सटी हुई पड़ी देखकर, एक मेरी ओर थी और एक मैंने चिट्ठी को लेने के लिए नीचे उतरना था। हम दोनों अपने पैतरों पर डटे थे। एक आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गई थी। दोनों ओर में मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो यदि मैं बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता। वह तो अचूक तरह विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता, अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अचूक होता है खाली न जाने वाला, मतलब वो जो वार करता, मेरे ऊपर प्रहार करता, तो उसका जो जहर होता वो मेरे शरीर में आ जाता। अब तक सांप ने वार नहीं किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी नहीं था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियों को कैसे उठाया जाए। बस एक ही सूरत थी, डंडे से सांप की ओर चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई भी चारा नहीं था। कुर्ता था, कोई भी कपड़ा नहीं था जिसके सांप के मुंह की ओर उसके फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना, ये 2 मार्ग थे। या तो उसको मारना था या फिर उसको छेड़छाड़ नहीं करना था। सो पहला मेरे शक्ति के बाहर था, बाध्य होकर दूसरा मार्ग का
अवलंबन करना पड़ा। डंडे को लेकर मैं जैसे ही सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठियों की ओर उसने बढ़ाया डंडे को, तो सांप ने फन को पीछे की ओर ऐसे घुमा दिया। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुफार के साथ काली बिजली तड़पती हुई डंडे पर गिरी। हृदय से कंप हुआ और हाथों से आज्ञा न मानी डंडा छूट गया। मतलब वो एकदम से घबरा गया और उसके हाथ से घबराकर डंडा था वो कुएं में गिर गया। मैं तो यूं मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर तो नहीं, यूं ही बिदककर उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे सिर के ऊपर 3-4 स्थानों पर पीर सा कुछ लगा हुआ था। वह विष था। डंडे के ऊपर लगा हुआ तो वो क्या था? जहर था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया हो कि वो कितना घातक है। वो सिर्फ उस वेट में था, उस इंतजार में था कि जैसे ही उसके साथ कोई छेड़छाड़ होगी वो उसको काट लेगा। पर मैं तो उसकी योग्यता को पहले से ही कायल था। मुझे तो पहले से ही पता था कि मैं अगर इसको छेड़ूंगा तो वो मुझे काट लेगा। उस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। सांप ने लगाकर फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें दी। वह डंडा पहली बार की भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप को उपहास कर रहा था। उधर ऊपर फूं फूं की और मेरे उछलने और वहीं धमाके में खड़े होने से छोटे भाई ने समझा मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूं फूं और धमाके में टूट गया। उसके छोटे भाई को लगा कि शायद उसको सांप ने काट लिया है और उसको मतलब वह मर गया है, ऐसा कुछ हो गया है, भाई का जो रिश्ता है वो खत्म हो गया है। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया हूं। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल में उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। तो उसका भाई भी ये सोच रहा था बाहर कुएं के बाहर बैठा बैठा कि शायद सांप को मेरे भाई को सांप ने काट लिया है और वो गिर गया है। ब्रात्स ने के ताने बाने की चोट लगी, उसकी चीख निकलाई और उसने जोर से आवाज लगाई। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी और उसे फूं और धमाके में मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। अब की बार जो सांप था वो पिछली बार उसने 3-4 बार जब उसने कोशिश की तो सांप ने जहर उसके ऊपर छोड़ दिया था, लेकिन अब की बार सांप ने उसके ऊपर आक्रमण भी किया और डंडे के ऊपर भी लिपट गया। डंडा हाथ से तो छूटा नहीं, पर झिझक सहम अथवा आतंक से अपनी ओर खींच गया और गुंजलक मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहला होता और उछलकर मैं सांप पर गिरता तो मैं नहीं बचता, लेकिन वह जीव होता है, तब हजारों ढंग से बचने के लिए सांप पर गिरता और ना बचता। और वह देवी की कृपा थी जो डंडे के मेरी ओर खींच आने पर मेरे जो हाथ थे वो सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड को चुन लिया, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध लिया और छोटे भाई को उसने ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बहुत ज्यादा कठिनाइयां सी लगी उसको कि मैं इसको पास से कैसे उठाऊं। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, क्योंकि लेखक ने जो कुएं में चिट्ठियां पड़ी थी वो उठाकर फटाफट धोती में बांधकर अपने मतलब लटका दी थी, उसके भाई ने ऊपर खींच ली थी। ठीक है, इसलिए कुएं के बगल में एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने दाईं ओर फेंकी और वह उस पर झपटा। मैंने दूसरे हाथ में उसे बाईं ओर से डंडा खींच लिया, पर बात की बात उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर उसके दांत गड़ गए होते, मतलब उसके पैरों के ऊपर सांप का जो दांत थे वो लग गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम नहीं था, केवल हाथों के सहारे पैरों के बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सका। 15-20 मिनट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम नहीं थी। उसे 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट ऊपर चढ़ा। बोहें भर गई, बोहें होता है हाथ थे वो दुखने लगे थे, उसके छाती थी वो फूल गई थी, धोकनी चल रही थी, पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल वो ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, अनुमान करना कठिन है, लेकिन ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर बाद तक पड़ा रहा। देह को छाड़ छूर कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके वह कुएं वाली घटना से न कहीं हम लोग आगे बढ़े।
सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। तो जब जो लेखक थे उन्होंने 1915 में ये जो पूरी घटना हुई थी ये अपनी माँ को उन्होंने मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद में अपनी माँ को सुनाई थी। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने के नीचे छुपा लेती है। डैने होता है पंख, जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों को पंखों में छुपा लेती, उसी प्रकार से माँ ने ये घटना सुनने के बाद मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। कितने अच्छे थे वो दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा न था। डंडे के से हम शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम और रोचक भयानक न था। तो ओवरऑल इस पाठ के अंदर जो स्मृति पाठ है उसमें बच्चों को ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो बाल मन होता है वो ना समझ होता है, दुशासनी तथा शरारती होते हैं। ठीक है, बच्चों को मन के बारे में पता चलता है कि उनका जो मन है वो चंचल होता है और वो किस प्रकार वो बालपन में कैसे कैसे काम करते हैं, जो काम हमें नहीं करने चाहिए। क्योंकि हमें स्कूल से आके हमारा सबसे पहले गृह कार्य करना चाहिए, बड़ों की बातें माननी चाहिए और ऐसे काम तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिससे हमें नुकसान हो। जिस प्रकार लेखक ने किया वैसे काम हमें नहीं करने चाहिए। तो ये हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कम से कम मेरे इस चैनल को आप लाइक कर दीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो में मैं इसी पाठ के आपको प्रश्न उत्तर विस्तार पूर्वक उनकी जानकारी दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।